अपनी बातों को शुरू करने से पहले मैं एक बार चाहूंगी कि जोरदार नारे के साथ हम लोग अपनी बात को शुरू करें। तो भारत माता की, भारत माता की। पीछे से अभी भी कुछ हर एक हाथ उठने चाहिए। भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 4 दिन हो गए और मैं राजस्थान के विभिन्न जगहों में घूम चुकी और मुझे बड़ा आनंद आया इस बात का। मुझे जरा भी भान नहीं हो रहा है इस बात का कि मैं अपने राज्य से दूर हूँ। आप लोगों ने बार बार इस बात को सुना कि मैं झारखंड से आती हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा है कि मैं झारखंड से दूर हूँ, क्योंकि यहाँ अपनी जनजाति के लोग हैं। अपने बीच में मुझे रहने का अवसर मिल रहा है। अपने लोगों के बीच में आप लोगों को जानने पहचानने, एक संबंध स्थापित करने का अवसर मिल रहा है। इसीलिए मैं अपने राज्य से कहीं दूर नहीं हूँ। मुझे ये पता चला कि पूरे देश में अपने समाज के लोग हैं और सब एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग उस कोने में देखिए कुछ और उनका दीप प्रज्वलित करने के पश्चात ही हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत की। आप लोग पहचान पा रहे हैं क्या कि किनकी किनकी तस्वीर लगी है? जितने लोग पहचान रहे हाथ उठाइए। संख्या पहचानने वाले स्वर्गीय बाबा कार्तिक उरांव जी की तस्वीर है। वो झारखंड से आते थे, गुमला जिला में से आते थे झारखंड के। और जो दाईं ओर तस्वीर है ये अपने भगवान बिरसा मुंडा जी की तस्वीर है। बिरसा मुंडा जी भी झारखंड के खूंटी जिला से आते थे। और अब इन दोनों के बारे में मैं बता दूं, भगवान बिरसा मुंडा जी जो हैं, जो धोती पहने हुए हैं, जिनके हाथ में तीर और धनुष है, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये आज से 100 साल 120 साल पहले इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जंगल में रह के अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। ऐसी युद्ध की रणनीति थी इनकी। मैं आप सबों को ये बताने के लिए आई हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि हम जनजाति समाज के लोगों ने, हमने कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। हम लोगों ने किसी की गुलामी करना कभी भी पसंद नहीं किया, चाहे वो मुगल हो या वो अंग्रेज हो। ऐसा गौरवपूर्ण समाज है हमारा, ऐसे समाज से हम लोग आते हैं। गौरवान्वित महसूस करती हूँ जब अपने पुरखों को याद करती हूँ, जब अपने समाज से हुए वीर और वीरांगनाओं को याद करती हूँ, तो मैं गौरव से फूल उठती हूँ कि मुझे गर्व होता है कि हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, हमने कभी किसी की गुलामी नहीं स्वीकार की। पूरी दुनिया जानती है इस बात को। अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। ऐसा आंदोलन इस देश की जनजातियों ने खड़ा किया, ऐसा आंदोलन भारतवासियों ने खड़ा किया कि जिन अंग्रेजों ने पूरे विश्व में राज किया, उनको अंततः भारत छोड़ के जाना पड़ा। और आपको मैं बताऊं, झारखंड में ऐसे बहुत सारे वीर हुए जिन्होंने अंग्रेजों को ऐसा परेशान किया, जिन्होंने अंग्रेजों के ऐसे दांत खट्टे किए कि अंग्रेज कभी भी उनका पूंछ तक नहीं पकड़ पाए। आप समझ लो, हमारे यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा जंगलों में रह के युद्ध करते थे। इनके जो एजेंट हुआ करते थे, इन्होंने जिनको लगान वसूलने के लिए लगाया था, उनसे बिरसा मुंडा की शुरुआत हुई और उन्होंने अंग्रेजी सेना के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी। और बाद में बिरसा मुंडा को अंग्रेज पुलिस पकड़कर जेल ले गई, जहाँ पे उनकी एक तरह से कह सकते हैं कि नहीं समझ में आया, उनकी मौत हो गई। बहुत कम उम्र में भगवान बिरसा मुंडा ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो भगवान बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की। और दूसरी ओर बाबा कार्तिक उरांव जी की तस्वीर है। बाबा जी ने हमारे देश में हो रहे अंग्रेजों के द्वारा बोए गए बीज की वजह से जो हमारे देश में कष्ट हो रहा है, जो हमारी जनजाति समाज को तकलीफ हो रहा है, जो हमारे जनजाति समाज का हक और अधिकार छीना जा रहा है, उसके विरुद्ध बाबा कार्तिक उरांव जी ने लड़ाई छेड़ी है। उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपकी धरती पे आई हूँ। उसी लड़ाई को जीतने के लिए हम आज इस धरती पे आए हैं। और मेरा आह्वान है कि इस लड़ाई को हम लोग बहुत आगे तक ले जाएंगे। जब तक इस बात को हम लोग सदन तक नहीं लेके जाते हैं, जब तक सदन में इस बात की चर्चा नहीं उठती, जब तक सदन बहस शुरू नहीं होता, तब तक जारी रहेगा।
हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यही मेरा आह्वान है और आप सबों से ये अनुरोध है मेरा, इस लड़ाई को आप लोग समझने की कृपा करें। हम लोग ये अभियान चलाए हैं, मैं बहुत दूर से आई हूँ इस अभियान के तहत कि हम लोग हर एक जनजाति समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस संदेश को पहुंचाएं। जो हमारे बीच में से जो हमारे जनजाति समाज के लोग ईसाई बन जा रहे हैं और उसके बाद हमारे मूल जनजाति समाज के हक में जो सेंधमारी हो रही है, इस सेंधमारी को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से मूल आदिवासी को, मूल जनजाति को उनके अधिकार से हम लोग दे सके, कैसे हमारा हक हमें प्राप्त हो, ये लड़ाई हमारी है। तो इस लड़ाई को लड़ने से पहले हम क्यों लड़ रहे हैं, हम क्या लड़ रहे हैं, इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ पा रही है? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ? एक माँ के दो पुत्र यदि हैं, तो क्या एक माता एक ही पुत्र को दोनों का भोजन दे देगी कि दोनों पुत्रों को उनकी अलग अलग थालियां परोसी जाएंगी? अलग अलग थालियां परोसी जाएंगी ना। एक बच्चा अगर अपनी थाली खा ले और उसके बाद अपने भाई की भी थाली उठा करके खा ले, तो ये सही होगा? होगा कि नहीं? जोर से बताइए, सही है? नहीं है ना? तो नहीं है तो क्या करना चाहिए? लड़ना होगा, बोलना तो पड़ेगा। आपकी थाली सामने वाला छीन लिया, आपको पता चल गया कि आपकी थाली छीनी जा रही है, तो आप भूखे मरना चाहोगे या भोजन चाहिए आपको? भोजन तो यही हो रहा है आज की जनजाति समाज में। जनजाति समाज के अधिकार, ऐसे जनजाति कहलाने वाले लोग जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, जिनके लिए एक अलग व्यवस्था है। जब हमारी जनजाति के लोग ईसाई धर्म को अपनाते हैं, उनके लिए एक अलग कैटेगराइजेशन है, वो अल्पसंख्यकों की गिनती में आने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को परिभाषित नहीं किया गया कि जनजाति कौन और कन्वर्ट होने के बाद में लोगों का क्या होगा, जिसके वजह से आपकी थाली, आपका हक, आपका अधिकार, आपका भोजन जा रहा है। तो जब आपका अधिकार छीना जा रहा है, तो क्या आप शांत बैठेंगे या लड़ेंगे? लड़ेंगे ना? लड़ना है? हाथ उठा के बताइए, लड़ना है? कितने लोग सब लड़ने के लिए तैयार। बहुत अच्छी बात है, यही जोश अपने साथ बनाए रखनी है और लड़ने के लिए बात को समझना होगा। ये मैं जिस एरिया में, जिस इलाके में हम लोग हैं, यहाँ बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी जनसंख्या है अपने जनजाति समाज की। आप लोगों को, जितने भी लोग आए हैं, आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारा अधिकार हमसे कौन छीन रहा है, हमारे हिस्से का भोजन हमसे कौन छीन रहा है, हमारे हिस्से की नौकरी हमसे कौन छीन रहा है, हमारे हिस्से का अधिकार हमसे कौन छीन रहा है। अब आप इस बात को समझ पाएंगे ना, तभी आप इस बात का विरोध कर पाएंगे। हमारे कार्तिक उरांव जी झारखंड से आते थे, लेकिन कार्तिक उरांव जी ने पूरे देश के जनजातियों के लिए बात कही ना। उन्होंने कार्तिक उरांव जी को अपने पास क्यों जान रहे, क्यों इनकी फोटो यहाँ पे लगा के रखे? वो झारखंड से आ रहे हैं, आपको क्या मतलब? कोई मतलब तो होना नहीं चाहिए। लेकिन आज अगर कार्तिक उरांव जी की तस्वीर यहाँ पे लगा रखी है, उनके बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको माल्यार्पित कर रहे हैं, उनके आगे दीप जला रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। तो कार्तिक उरांव जी ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों के लिए, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के जनजातियों के लिए लड़ाई लड़ी। अब कार्तिक उरांव जी थे कौन, है ना? कार्तिक उरांव जी थे कौन? क्यों कार्तिक उरांव जी हम लोग बोल रहे हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा जानकारी हम लोगों को कर लेना चाहिए। उरांव जी गुमला में, झारखंड के गुमला डिस्ट्रिक्ट है, वहां जन्मे एक बालक थे जो अपने जनजाति समाज से, उरांव समाज से आते थे, ठीक है। और 1950 के दशक में कार्तिक उरांव जी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए भारत से यूनाइटेड किंगडम जाते हैं, विदेश जाते हैं, उन अंग्रेजों के देश जिस अंग्रेजों ने आकर के हमारे ऊपर करीब 300 वर्षों तक शासन किया। कार्तिक उरांव जी ने यूनाइटेड किंगडम में जाकर के इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, वहां उसकी विशेषता हासिल की और उनको वहीं पे नौकरी भी लग गया। कार्तिक उरांव जी को जब यूनाइटेड किंगडम में नौकरी लगी,
तो वो इतने मेधावी थे, इतने तेज पुरुष थे कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर पावर स्टेशन का स्ट्रक्चर बना करके ब्रिटिश सरकार को हैंडओवर किया, जो आज कम से कम 70 साल के बाद भी आज भी वो कार्यरत है। ऐसे थे हमारे कार्तिक उरांव। ये कोई साधारण बात नहीं है। अपने समाज का कोई जनजाति व्यक्ति, हम लोग को सोचते हैं तो समझ नहीं आता है, लेकिन अपने समाज से निकल करके ऐसे ऐसे वीर पुरुष हुए, ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने भारत में नहीं पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया। 70 साल पहले का निर्माण जो आज भी वहां पे एक्टिव है, जो आज भी वहां पे बिजली उत्पादन करता है, जो आज भी वहां पे बिजली सप्लाई करता है, ऐसा स्ट्रक्चर बना के देने वाले अपने कार्तिक उरांव जी जब वहां पे रहते हैं तो भी उन्होंने अपने नाम को बहुत मजबूती से स्थापित किया। और उस समय के जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जब जाते हैं यूनाइटेड किंगडम, तो उनको पता चलता है कि कोई भारत का आया हुआ व्यक्ति है कार्तिक उरांव, उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है। जब उनको उनकी बहुत तारीफ सुनाई देती है, उनके बारे में बहुत प्रशंसा जब वो सुनते हैं, तब उनको लगता है भाई कौन है कार्तिक उरांव, जरा देखा जाए। फिर प्रधानमंत्री जी स्वयं जा करके कार्तिक उरांव जी से मिलते हैं और उनको अनुरोध करते हैं कि आपके जैसा भारत का रत्न, आपके जैसे तेज पुरुष को तो हमारे देश में पुनः होना चाहिए, आप अपनी भारत भूमि पे वापस आइए। ऐसा अनुरोध करके हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी वापस आ जाते हैं और डॉक्टर कार्तिक उरांव जी लगातार इस बात पे विचार करते हुए अंततः वो निर्णय लेते हैं कि स्वदेश लौट चलो। फिर बाबा कार्तिक उरांव भारतवर्ष वापस आते हैं और झारखंड के रांची में एक HEC है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसमें उनकी नौकरी लगती है, वहां वो कार्यरत हो जाते हैं। कृपया ध्यान से आप लोग बात सुने, ये बहुत गंभीर मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं। बच्चियां बैठे जब भारतवर्ष में आकर के नौकरी करते हैं और धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि देश में हो क्या रहा है, तो उनको एक अनुभूति होती है, वो समझ पाते हैं कि ऐसे जनजाति समाज के लोग जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया है, इन लोगों ने हमारे मूल जनजाति, जिन्होंने कभी भी लालचवश अपना धर्म नहीं परिवर्तित किया, जिन्होंने कभी किसी के भयवश अपना धर्म परिवर्तित नहीं किया, ऐसे लोगों का हक मार रहे हैं। तब डॉक्टर कार्तिक उरांव जी ने एक निर्णय लिया कि अगर मैं स्वयं नौकरी करता रहूंगा तो मेरे समाज को कौन बचाएगा, और उन्होंने इस्तीफा दिया तुरंत अपनी नौकरी से। और तब डॉक्टर कार्तिक उरांव जी ने इस्तीफा देने के पश्चात सड़क से लेकर सदन तक का आंदोलन छेड़ा और उसका परिणाम था कि 1967 में डॉक्टर कार्तिक उरांव जी ने जब लोकसभा में इस बात की प्रस्तावना की कि ऐसे जनजाति समाज के लोग जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया है, इन लोगों को जनजाति की सूची से, जनजाति के आरक्षण से डिलिस्ट किया जाए। और मैं आप लोगों को विशेष रूप से बताना चाहती हूँ, डॉक्टर कार्तिक उरांव जी स्वयं कांग्रेस से सांसद थे और उस जमाने में उन्होंने 348 सांसदों का समर्थन भी प्राप्त किया। उस समय अन्य कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं हुआ करती थी। डॉक्टर कार्तिक उरांव जी ने उस समय 348 सांसदों का समर्थन प्राप्त किया। इस मुद्दे पे लगातार बहस हुई, लगातार बात हुई, लगातार चर्चा हुआ और उसके बाद संसद ने ये निर्णय लिया कि हम एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएंगे। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हिंदी में कहते हैं संयुक्त संसदीय समिति, जिसमें अपने राज्यसभा के सांसद और अपने लोकसभा के सांसद, इन दोनों में से 32 सांसदों को मिला करके एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, जो स्वतंत्र रूप से जिन्होंने धरातल पे जाकर के इस बात की जांच की कि जो कार्तिक उरांव कहते हैं ये सही है या गलत। हो सकता है कार्तिक उरांव जी झूठ कहते हो, ये प्रश्न तो आया होगा। जब भी किसी निर्णय पे हम पहुंचते हैं तो हम हर बात की जांच करते हैं, ठोक बजाते करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ करते हैं, नहीं करते हैं? जांच नहीं करते हैं निर्णय लेने के पहले? हाँ या नहीं बताएं, जोर से सुनाई नहीं दे रहे। करते हैं ना? तो इसी तरह जो जेपीसी का गठन हुआ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के एक एक सदस्य ने अपने अपने स्तर पे जांच की
और सबने पाया कि कार्तिक उरांव जी का कहा हुआ एक एक शब्द सत्य है। और उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वो बिल्कुल उनकी मांग के समर्थन में था। ये बात उसी समय पारित हो जाती, ये जो कार्तिक उरांव जी की मांग थी ये उसी समय पारित हो जाती। लेकिन दुर्भाग्यवश अंतिम दिन क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट से 2 राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, एक नागालैंड के एक मिजोरम के, और आकर के रातों रात इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी, आकर के रातों रात इंदिरा गांधी जी को धमकी देते हैं कि अगर आप कार्तिक उरांव जी की बात को मान लेंगे, क्योंकि वो ईसाई बहुल इलाका है, उन्होंने धमकी दिया कि अगर आपने कार्तिक उरांव जी की बात को मान लिया तो आपसे हम भारत से अपने दोनों राज्यों को अलग कर देंगे और हम अलग देश बना लेंगे। और ये बात उसी रात वहीं की वहीं रह गई और बाकी सांसदों को ये बात कह दी गई कि आप लोगों को इसका समर्थन नहीं करना है। और यहाँ पे कार्तिक उरांव जी की बात जो मांग थी वो थम गई। लेकिन डॉक्टर कार्तिक उरांव जी ने लगातार इस बात पर प्रयत्न किया और वो करते रहे। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर कार्तिक उरांव जी अपने लिए लड़ रहे थे क्या कि हम आपके लिए लड़ रहे थे? क्या केवल झारखंडियों के लिए वो लड़ रहे थे? डॉक्टर कार्तिक उरांव जी क्या केवल झारखंडियों के लिए लड़ रहे थे? नहीं, डॉक्टर कार्तिक उरांव जी की लड़ाई पूरे देश के जनजातियों के लिए थी, क्योंकि धीरे धीरे उनको समझ में आ गया था कि पूरे देश की जनजातियों का यही हाल हो रहा है, जो कन्वर्टेड ईसाई लोग मूल जनजाति लोगों का अधिकार छीन रहे हैं। फिर जब कार्तिक उरांव जी चुनाव लड़ते हैं, इस बार उनको चुनाव में हरा दिया जाता है। ये षड्यंत्र उनके विरुद्ध होता है, मगर कार्तिक उरांव जी भी कहाँ मानने वाले, वो लगे रहे लगातार। फिर अगले बार 5 वर्षों के बाद फिर वो पुनः जीत के आते हैं, फिर उन्होंने इस बिल को वापस उठाया, फिर लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। और अंत में जब डॉक्टर कार्तिक उरांव जी ने कहा इस बिल को या तो पारित करें और नहीं तो मेरी जान चली जाए, इस बिल का कीमत यही होगा कि मेरी जान चली जाए अगर इसको पारित ना करें। और दुर्भाग्यवश संसद भवन से ही बाहर निकलते समय उनका पैर फिसल जाता है और डॉक्टर कार्तिक उरांव जी वहीं पे गिर जाते हैं पैर फिसलने के कारण से। और उनको फिर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती किया जाता है, जिस अस्पताल में ये बताया जाता है कि हृदय आघात से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो डॉक्टर कार्तिक उरांव जी की लड़ाई वहीं की वहीं भंग हो गई, वहीं खत्म हो गई, वहीं समाप्त हो गई। और उन्होंने जो बिल लाया था, जो प्रस्ताव डॉक्टर कार्तिक उरांव जी लेके आए थे, ये प्रस्ताव एक काले अंधेरे काले बंद हो गया। और उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी जिसका नाम रखा 20 वर्ष की काली रात, जो आज बदल करके 70 वर्ष की काली रात में परिवर्तित हो गया है। उन 70 वर्षों से मेरे भाइयों और बहनों, उस 70 वर्षों से हम और आप अंधेरे में जी रहे हैं। हमारा निवाला कोई और ले रहा है, हमारी नौकरी कोई और ले रहा है, हमारा आरक्षण कोई और ले रहा है। तो अब हमारे पास क्या रास्ता बचा है, आप बताइए? कुछ सोच पाते हैं? रास्ता यही बचा है कि डॉक्टर कार्तिक उरांव ने जो बात उठाई थी, जो बिल उन्होंने लाया था संसद में, उस बिल को पुनः उठाया जाए, उस बात को पुनः उठाई जाए और इस बात पे पुनः चर्चा हो, इस बात पे पुनः बहस हो। अरे जांच करे ना सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं, सारी बातें सरकार के पास है, सरकार स्वतंत्र है, सरकार कर सकती है, जांच कराए, देखे कि वास्तविकता आज भी धरातल पे क्या हो रहा है। बल्कि मेरी तो मांग है कि सरकार SIT का गठन करके अपने स्तर पे जांच करवाए कि वास्तव में धरातल पे चल क्या रहा है, वास्तव में धरातल पे हो क्या रहा है, हमारे जनजाति समाज के लोग कितने विकसित हो पाएंगे इतना रिजर्वेशन मिलने के बाद भी। तो आप लोगों को पता होगा, जो ऐसे ईसाई लोग हैं, इन लोगों को अपने हिस्से का आरक्षण तो मिलता ही है, अल्पसंख्यक कोटा से उनको रिजर्वेशन मिलता ही है, लेकिन ये जनजाति बन करके हमारे हिस्से की, आपके हिस्से का भी अधिकार ले रहे हैं। इस बात के लिए अगर हम जानेंगे ही नहीं तो लड़ेंगे कहां से? लड़ने के लिए तो जानना जरूरी है, आप जानेंगे तब तो विरोध करेंगे। समझ में आई मेरी बात? कितनों को समझ में आई? जब इतनी बात समझ चुके हैं तो हम में से हर एक जन का ये दायित्व बनता है कि संदेश को हम अपने गांव तक ले जाएं, हर एक परिवार तक ले जाएं, परिवार के हर एक सदस्य तक ले जाएं। तब क्या होगा कि आपके पास कोई बरगलाने वाला व्यक्ति आएगा,
आपके पास कोई बरगलाने वाले समूह आएंगे कि अरे तुम इस धर्म को अपना लो, तुमको ऐसा मिल जाएगा वैसा मिल जाएगा, तब आप क्या सके कि अरे आप लोग तो मेरा ही अधिकार, आप लोग तो हमारा ही अधिकार में सेंधमारी कर रहे हैं। तब आपको पता चलेगा कि उनको क्या जवाब देके भगाना है ना। तो इतने के लिए तैयार होने के लिए जानकारी की आवश्यकता थी, जो आज आप लोगों को मिल गई। अब तो बात करेंगे ना आप लोग, अब तो कहेंगे, अब तो विरोध करेंगे, अब तो लड़ेंगे हम। लड़ाई हमें बहुत ही संवैधानिक तरीके से लड़नी है। हमारी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक है और हमारी टीम ने पिछले महीने कई सांसदों से हम लोग मुलाकात कर चुके हैं और अपनी बात को रख चुके हैं। और सब आप लोगों को अच्छा लगेगा, जान के खुशी होगी कि अधिकतर लोगों का ये आया है जवाब कि नहीं, मांग आपका बहुत ही जेन्युइन है, ये सही मांग है, ऐसी आवश्यकता है आज के डेट में जनजातीय समाज में, तो इसकी आवश्यकता है, हम लोग भी इस बात को उठाएंगे। अब हमारी मांग है कि हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस आंदोलन को ले जाएं, सदन में इस बात को उठाया जाए। हमारी हर एक इस मंच के माध्यम से मैं हर एक सांसद से अनुरोध करती हूँ जो जनजातीय समाज को बिलोंग करते हैं, कम से कम आप लोग तो इस बात पे बेबाक होकर के बोलिए, कम से कम आप लोग तो इस बात को खुलकर बोलिए कि अपने समाज को क्या मिलना चाहिए, उनका अधिकार जा रहा है, इस बात पर आप लोगों को बहस करनी चाहिए, आप लोगों को बात रखनी चाहिए। उनका जो सपना था वो अभी भी हम लोग 70 वर्ष पीछे चल रहे हैं। ये बात अगर कार्तिक उरांव जी के जीते जी हो जाती तो 70 वर्ष पूर्व में ही हम लोगों को हमारा अधिकार मिल जाता, लेकिन आज हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। लेकिन बहुत पीछे मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब जागो तब सवेरा, हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा है, अब इस आंदोलन को परिणाम तक भी हम लोग पहुंचाएंगे और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आंदोलन केवल झारखंड नहीं, केवल राजस्थान नहीं, ये आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। और हम लोग कोई ऐसा दिन आएगा जब हम लोग दिल्ली कुछ करेंगे और सांसद, जब तक संसद भवन में ये बात नहीं उठेगी तब तक हम लोग दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। इस तरह का आंदोलन हम लोगों को करना होगा। पूरे देश के हर एक राज्य से, हर एक 5वें अनुसूचित क्षेत्र से पूरी की पूरी जनजाति समाज की जनता, हमारी जनजाति समाज के हर एक सदस्य दिल्ली की ओर कूच करेंगे और दिल्ली में हम लोग बैठे रहेंगे संसद भवन के चारों ओर, जब तक हमारे विषय पे संसद भवन में बात शुरू ना हो, हमारे विषय पे संसद भवन में बहस शुरू ना हो। ये लड़ाई लड़ने के लिए हमें तैयार रहना होगा। अब आप लोगों को समझ में आया डीलिस्टिंग शब्द क्या है? डीलिस्ट करना मतलब कि लिस्ट से काटना, डी मतलब काट देना, हटा देना, ठीक है, सूची से हटा देना। किनको सूची से हटाएंगे? जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है उनको। हमारी यही मांग है कि केंद्र सरकार इस पे कानून लाए, इस पे कानून तैयार करे और हमें हमारा हक कैसे मिले इस पे केंद्र सरकार काम करे। ये हमारी मांग है। हम बहुत ही संवैधानिक मांग लेकर के बहुत ही संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। हमारा किसी धर्म से विरोध नहीं है, लेकिन जो हमारा निवाला छीनेगा, हमारा अधिकार छीनेगा, तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। ये हमारी आवाज है, यही हमारी मांग है। इतनी बातों के साथ में मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। पुनः एक बार, कार्तिक उरांव जी अमर रहे, बाबा कार्तिक उरांव अमर रहे, बिरसा अमर रहे, भगवान बिरसा अमर रहे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार से नमस्कार, राम राम, जय गुरु, धन्यवाद।